नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी इस घटना की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले से। जबलपुर जिले में एक बरगढ़ नाम का गांव पड़ता है और इसी बरगढ़ गांव में रहने वाला आरिफ, जो कि पेशे से एक मिस्त्री होता है, वह लोगों के मकान बनाने का काम किया करता था। आरिफ मकान बनाकर अच्छे खासे पैसे भी कमा लिया करता था, लेकिन आरिफ एक ऐसा व्यक्ति होता है जो वह जितने भी पैसे कमाया करता था उन सभी पैसों को गैर औरतों पर उड़ा दिया करता था, क्योंकि आरिफ शराब और शबाब का काफी शौकीन होता है, जिसकी वजह से आरिफ के परिवार में हमेशा गरीबी का आलम छाया रहता था। अब आरिफ के परिवार में इसकी धर्म पत्नी होती है जिसका नाम राबिया होता है। राबिया जो है बहुत ही खूबसूरत महिला होती है, वह अपने घर के कामकाज में व्यस्त रहती थी। राबिया अपने पति को अक्सर एक ही बात कहती थी कि तुम भविष्य के लिए कुछ पैसे जोड़ लो, लेकिन आरिफ एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अपनी पत्नी की सारी बातों को एक कान से सुनता था, दूसरे कान से बाहर निकाल दिया करता था। आए दिन पति पत्नी में झगड़े होते रहते थे और झगड़ा का मुख्य कारण होता था दोनों के पास कोई भी अपनी औलाद नहीं होती है। बस इसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच झगड़े होते रहते हैं। अब इसकी पत्नी जो राबिया होती है, वो अपने पति को दोष दिया करती थी और अपने पति को कहती है कि चलो डॉक्टर के पास भी चलते हैं। वह दवाइयां भी खाती हैं, लेकिन कोई भी समाधान नहीं निकलता है। दोनों पति पत्नी थक हार कर परेशान हो जाते हैं, लेकिन राबिया और आरिफ दोनों अंधविश्वासी भी होते हैं। कोई भी तांत्रिक या फिर कोई पुजारी भी इनको कैसे भी बताया करता था, तो उसको जो है ये उस बात पर यकीन कर लेते थे। अब दोस्तों, ऐसे दिन गुजरते चले जाते हैं और एक तारीख आई जाती है। 10 दिसंबर 2025 का दिन सुबह के करीब 7 बजे के आसपास का वक्त होता है। आरिफ अपनी पत्नी राबिया के साथ अपने घर के अंदर बैठा हुआ था, बातचीत कर रहा था, साथ में खाना भी खा रहा होता है और उसी समय एक तांत्रिक इनके घर में आता है। उस तांत्रिक का नाम अब्दुल होता है। अब जैसे ही अब्दुल तांत्रिक को दोनों पति पत्नी देखते हैं तो तुरंत अपना खाना पीना छोड़ देते हैं और इसके बाद आरिफ की जो पत्नी राबिया होती है वो इस तांत्रिक अब्दुल के पास बैठ जाते हैं दोनों। अब्दुल तांत्रिक को कुछ दान दक्षिणा भी दी जाती है और इसके बाद जो आरिफ होता है इस तांत्रिक अब्दुल को अपना हाथ दिखाता है और इसके बाद राबिया इस तांत्रिक अब्दुल को कहने लगती है कि हम दोनों के पास कोई भी अपनी औलाद नहीं है और आए दिन हम दोनों पति पत्नियों के बीच में झगड़ा होता रहता है। बस इसी बात को लेकर हम हमेशा झगड़ते रहते हैं। अब्दुल तांत्रिक जैसे ही दोनों की बात को सुनता है तो कहने लगता है कि इस समस्या का समाधान मेरे पास है, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक मोटी दान दक्षिणा देनी पड़ेगी। आरिफ कहने लगता है कि जो तांत्रिक, तुम दान दक्षिणा की फिक्र मत करो, सिर्फ तुम उपाय बताइए। अब इसके बाद ये अब्दुल तांत्रिक जो है राबिया और आरिफ को कहने लगता है, देखो 9 महीने बाद तुम्हें अच्छा सा बेटा पैदा होने वाला है, लेकिन इसके लिए आरिफ तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। आरिफ तांत्रिक को कहने लगता है कि मुझे जल्दी से बताओ क्या करना पड़ेगा। तभी वो अब्दुल तांत्रिक आरिफ को कहता है कि तुम्हें किसी कब्रिस्तान में जाना पड़ेगा और कब्रिस्तान में जाने के बाद जो महिला होती है उन महिलाओं की लाशों के साथ तुम्हें गलत काम करना पड़ेगा। अब जैसे ये बात जो है राबिया को सुनाई दी जाती है तो राबिया नाराज होने की बजाय खुश हो जाती है। तांत्रिक को कहने लगती है कि मेरा पति ये सब कुछ कर सकता है, बस हमारी समस्या का समाधान हो जाए। तांत्रिक फिर से अपनी बात को दोहराता है और कहता है कि तुम्हें कब्रिस्तान में जाकर 3 महिलाओं के साथ अपनी रात गुजारनी है। इस तरीके से ये तांत्रिक अब्दुल यहाँ से मोटी दान दक्षिणा लेकर चला जाता है। लेकिन राबिया अब अपने पति आरिफ को कहने लगती है, देखो तुम्हें ये काम जरूर करना पड़ेगा, अगर तुमने ये काम नहीं किया तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगी। इस बात को लेकर आरिफ होता है काफी परेशान हो जाता है। जैसे ही दोनों पति पत्नी बातचीत कर रहे होते हैं तो इसी गांव का एक मुखिया होता है जिसका नाम राशिद होता है। इन दोनों के घर पर आता है राशिद, आरिफ को आवाज लगाता है और इसके बाद जो आरिफ की पत्नी राबिया होती है वह अपने घर का दरवाजा खोल देती है। जैसे ही राशिद की नजर उसकी पड़ती है तो इसके बाद राशिद जो राबिया को कहने लगता है कि मुझे तुम्हारे पति से बातचीत करनी है और इसके बाद राशिद इस आरिफ के पास आता है। आरिफ को कहने लगता है, देखो मैं आज गांव के कब्रिस्तान में गया था, वहां पर कुत्तों ने काफी गंदगी फैला रखी है, चारों तरफ गंदगी फैली हुई है और मैं उसकी गंदगी को साफ करवाना चाहता हूँ। मैंने वह सफाई तो करवा दी है, लेकिन आरिफ तुम्हें उस कब्रिस्तान की चार दीवारी बनानी है। जैसे ही यह काम की बात सुनता है तो बड़ा खुश हो जाता है, क्योंकि आरिफ कब्रिस्तान के अंदर दो बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देने वाला होता है। अब जैसे ही कब्रिस्तान की चार दीवारी की बात कही जाती है तो आरिफ वहां पर खुश हो जाता है। आरिफ राशिद को कहने लगता है कि मैं कल सुबह से ही वहां पर काम करना शुरू कर दूंगा। दो चार बातें समझाने के बाद राशिद इसके घर से निकल जाता है, लेकिन ये आरिफ सोचने लगता है कि वहां पर काम करने के लिए मुझे मजदूर की भी जरूरत पड़ेगी और इस तरीके से आरिफ अब अपने घर से बाहर निकलता है, किसी मजदूर की तलाश करने लग जाता है। तभी आरिफ का ख्याल आता है कि हमारे गांव में एक अच्छा सा मजदूर भी है जिसका नाम सलीम है, क्यों ना मैं उसके घर पर जाऊं। और उसके बाद जो आरिफ होता है सलीम के घर की तरफ चल पड़ता है। थोड़ी देर के बाद आरिफ सलीम के घर के दरवाजे पर पहुंच जाता है और फिर सलीम के दरवाजे पर दस्तक देने लग जाता है।
इसके बाद सलीम की जो पत्नी आयशा होती है वो अपने घर का दरवाजा खोल देती है। जैसे ही आयशा घर का दरवाजा खोलती है तो फिर आरिफ की नजरें सलीम की पत्नी आयशा पर पड़ती हैं। आयशा देखने में काफी खूबसूरत महिला होती है। आरिफ की नजरें जैसे ही आयशा देवी पर पड़ती हैं तो इसके बाद आरिफ की नीयत इस महिला की खूबसूरती पर खराब हो जाती है। आरिफ सोचने लगता है कि काफी खूबसूरत महिला है, क्यों ना इसका आज फायदा उठा लेना चाहिए। लेकिन उसी समय सलीम की पत्नी आयशा पूछने लगती है कि तुम्हें किससे बात करनी है। तभी आरिफ कहता है कि मुझे तुम्हारे पति सलीम से मिलना है, किसी मजदूर की मुझे बहुत जरूरत है। तुम्हारा पति अच्छा खासा काम भी करता है। इसके बाद आयशा आरिफ को कहने लगती है कि मेरा पति तो शराब के नशे में धुत होकर घर के अंदर लेटा हुआ है। और अब इसके बाद आरिफ को घर के अंदर प्रवेश कर जाता है। आरिफ जैसे ही घर के अंदर जाता है तो देखता है कि आयशा का पति सलीम शराब के नशे में धुत होकर चारपाई पर लेटा हुआ था। अब आरिफ इस बात को सोचने लग जाता है कि इसकी पत्नी जो है, जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, अब किसी न किसी प्रकार से आखिर इसको हासिल कर लेना चाहिए। अब तभी आरिफ अपने मन में सोचने लगता है कि महिला ने मुझसे जब पैसे उधार मांग लिए हैं तो क्यों ना मैं अपने जाल में इसे फंसा लूं। आरिफ कहने लगता है कि मैं पैसे तो तुम्हें दे सकता हूं, लेकिन इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। जैसे ही ये बात कही जाती है तो आयशा इसकी सारी बातों का इशारा समझ चुकी होती है। आयशा के पास कोई भी दूसरा विकल्प नहीं होता है। आयशा के घर में गरीबी होती है और गरीबी को दूर करने के लिए आयशा गलत काम करने के लिए तैयार हो जाती है। जैसे तैसे करके आयशा का मान जाती है। इसके बाद आयशा खुद ही अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेती है और इसके बाद आरिफ का हाथ पकड़कर वह अपने कमरे के अंदर ले जाती है। फिर इसके बाद ये दोनों ही अपने गलत रिश्ते कायम करने लग जाते हैं और दोनों ही अपनी रजामंदी से इस गलत काम को तब तक करते हैं तब तक दोनों का मन को खुशी नहीं मिल जाती। और जैसे इनका ये सब काम खत्म हो जाता है तो इसके बाद आरिफ इस महिला आयशा को जो है 1,000 रुपए देता है और कहने लगता है कि मैं तुम्हारे घर पर आता जाता रहूंगा। लेकिन जाने से पहले आरिफ आयशा को कहने लगती है कि जैसे तुम्हारे पति की आंख खुल जाएगी तो इसको मेरे घर भेज देना। और इस तरीके से ये काम खत्म करके आरिफ इसके घर से बड़ी आसानी से बाहर निकल जाता है। अब जैसे ही शाम के लगभग 6:30 बजे के आसपास का वक्त होता है तो सलीम की आंखें खुलती हैं। सलीम की जैसे ही आंखें खुलती हैं तो उसकी पत्नी आयशा सलीम को कहने लगती है कि तुम्हें आरिफ ने अपने घर पर बुलाया है, कोई जरूरी काम होगा। जब तुम सोए थे तो वह घर पर आया था। सलीम तुरंत चारपाई से खड़ा होता है। उसके बाद वह तुरंत आरिफ के पास जाता है। आरिफ से बातचीत की जाती है। आरिफ कहने लगता है कि सलीम, मुझे कब्रिस्तान में चार दीवारी का ठेका मिला है और वह चार दीवारी का काम हम दोनों को मिलकर पूरा करना है। 8 बजे के आसपास कब्रिस्तान में पहुंच जाना। सलीम खुश हो जाता है क्योंकि सलीम को काम की जरूरत होती है और इसके बाद अब सलीम को काम मिल जाता है। आज पूरी रात गुजर जाती है। अगला दिन हो जाता है 13 दिसंबर 2025 के करीब 8 बजे के आसपास। अब आरिफ सलीम के घर की तरफ खुद से जाता है। फिर इसके बाद जैसे ही ये घर पर पहुंचता है तो फिर घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। और इसके बाद सलीम की पत्नी आयशा अपने घर का दरवाजा खोलती है। वह देखती है कि आरिफ उसके सामने खड़ा होता है। आरिफ को देखकर महिला खुश हो जाती है क्योंकि आयशा को आरिफ पैसे देने लगता है। और अब इसके बाद आरिफ आयशा को कहने लगता है कि आज रात में तेरे घर पर आऊंगा। आयशा कहने लगती है कि मेरा पति मेरे घर पर रहता है, लेकिन आरिफ आयशा को कहने लगता है कि उसका इंतजाम मैं खुद कर लूंगा, लेकिन आज रात तेरे घर पर जरूर आने वाला हूँ। इसके बाद आरिफ आयशा को पूछने लगता है कि सलीम कहाँ है। तभी आयशा कहने लगती है कि सलीम तो कब्रिस्तान की तरफ चला गया है। अब इसके बाद आरिफ जो है कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ता है, जहाँ पर सलीम और गांव का सरपंच राशिद उसके आने का इंतजार कर रहे होते हैं। इसके बाद जैसे ही आरिफ का कब्रिस्तान पहुंच जाता है तो उसके बाद राशिद आरिफ को कहने लगता है कि तुम्हें इस कब्रिस्तान की चार दीवारी बनानी है। जैसे ही राशिद इसको सारे काम बता देता है तो फिर इसके बाद जो आरिफ होता है, सलीम होते हैं, दोनों उस काम को करने में व्यस्त हो जाते हैं। आज का पूरा दिन वहीं पर कामकाज करते रहते हैं। लेकिन जैसे ही शाम के 5 बजे के आसपास का वक्त होता है, इस गांव के अंदर एक महिला की मौत हो जाती है। उस महिला का नाम फातिमा होता है और फातिमा लंबी बीमारी के कारण जो उसकी मौत हो गई थी। फातिमा की उम्र लगभग 35 साल के आसपास की। इसके बाद गांव के लोग महिला को दफनाने के लिए कब्रिस्तान की तरफ लाते हैं। जैसे ही आरिफ की नजर गांव के लोगों पर पड़ती है तो आरिफ दुखी होने की बजाय खुश हो जाता है क्योंकि आरिफ का काम पूरा होने वाला था। आरिफ को तांत्रिक की सारी बातें याद आ रही थी। इसके बाद गांव के लोग जैसे ही कब्रिस्तान में पहुंचते हैं तो फिर आरिफ एक व्यक्ति से पूछने लगता है कि गांव में किसकी मौत हो गई है। तब ये व्यक्ति आरिफ को कहने लगता है कि गांव में एक महिला जिसकी 35 साल की उम्र है, उसका नाम फातिमा था, उसकी लंबी बीमारी के कारण मौत हो गई है। अब इस गांव के लोग इस महिला की लाश को कब्रिस्तान में दफन करने लग जाते हैं। और ये काम खत्म करने के बाद जो फातिमा की लाश को दफनाने के बाद गांव के अंदर वापस चले जाते हैं और फिर इसके बाद जो आरिफ का काम होता है वो शुरू हो जाता है। आरिफ अपने दोस्त सलीम को कहने लग जाता है कि सलीम, तुझे आज मेरे एक काम करना है। सलीम पूछने लगता है कि ऐसा कौन सा काम है। तभी आरिफ सलीम को कहता है कि आज की रात जो तुझे मेरे साथ गुजारनी पड़ेगी और वो कब्रिस्तान के अंदर।
सलीम पहले तो मना कर देता है, लेकिन आरिफ सलीम को कहता है कि अगर तू आज की रात थोड़ा सा समय मेरे साथ यहाँ पर कब्रिस्तान में बिताएगा तो मैं तुझे जो है 2,000 रुपये दूंगा। सलीम लालच में आ जाता है और लालच का वशीभूत होकर सलीम मान जाता है। इसके बाद रात हो जाती है। रात के करीब 9 बजे के आसपास आरिफ होता है, सलीम को कुछ पैसे देता है और कहता है कि शराब के ठेके पर 2 बोतलें शराब की लेकर आओ, और उसके बाद सलीम शराब के ठेके पर पहुंच जाता है। वहां से कुछ शराब खरीदी जाती है। खरीदने के बाद वापस कब्रिस्तान में आते हैं। इसके बाद जो आरिफ और सलीम होते हैं दोनों बैठकर वहां पर शराब पीने लग जाते हैं। करीब 1 घंटा वक्त गुजर जाता है। दोनों को गहरा नशा हो चुका आता है। नशे की हालत में अब आरिफ सलीम को कहने लगता है कि आज गांव के लोग कब्रिस्तान में आए थे और इस महिला को यहाँ पर दफन करके गए हैं। मुझे एक तांत्रिक ने बताया था कि यहाँ पर महिलाओं के साथ, यानी कि 3 महिलाओं के साथ मुझे 3 रात गुजारनी है, और आज मैं पहली रात इस महिला के साथ गुजारने वाला हूँ। सलीम डर जाता है, लेकिन जैसे ही आरिफ उसको 2,000 रुपये देता है तो सलीम वहीं पर बैठ जाता है, और उसके बाद आरिफ उस महिला की लाश को कब्र से बाहर निकालने लग जाता है। और जैसे ही महिला की लाश को कब्र से बाहर निकाल लिया जाता है तो फिर आरिफ उस महिला की लाश के साथ गलत काम करने लग जाता है। इस गलत काम को तब तक करता है जब तक उसकी इच्छा की पूर्ति नहीं हो जाती है, और जैसे ही आरिफ की पूरी इच्छा हो जाती है तो फिर इसके बाद आरिफ सलीम को कहने लगता है कि मैं इस लाश को दफना देता हूँ और फिर हम घर की तरफ चलेंगे। इसके बाद आरिफ इस महिला फातिमा की लाश को वापस कब्र में दफन कर देता है। ये सब काम खत्म करने के बाद ये दोनों बैठकर काफी देर तक शराब पीते हैं। आरिफ बहुत चालाक व्यक्ति होता है, वह सलीम को काफी ज्यादा शराब पिला देता है, जिसके कारण सलीम के पांव लड़खड़ाने लगते हैं। सलीम को काफी नशा हो चुका होता है, लेकिन यहाँ पर आरिफ इसकी पत्नी आयशा के साथ वक्त बिताना चाहता था। ये बात उसको याद होती है, और इसके बाद आरिफ सलीम को कहने लगता है कि चलो मैं तुम्हारे घर पर तुम्हें छोड़ देता हूँ। इसके बाद आरिफ और सलीम रात के करीब 11 बजे के आसपास सलीम के घर पहुंच जाती है। सलीम का घर का दरवाजा खटखटाया जाता है। फिर इसके बाद सलीम की पत्नी आयशा घर का दरवाजा खोल देती है और देखती है कि सलीम और आरिफ दोनों उसके घर के सामने ठीक खड़े होते हैं। आयशा भी सलीम को देखकर कहने लगती है कि इसने तो काफी शराब पी रखी है। आरिफ कहने लगता है ये शराब मैंने ही इसे पिलाई है। और इसके बाद जब सलीम को काफी नशा हो जाता है तो इसके बाद ये लड़का जो आरिफ होता है सलीम को और भी ज्यादा शराब पिलाता है, और वहां पर सलीम गहरी नींद में चारपाई पर लेट जाता है। फिर इसके बाद आयशा अपने घर का मुख्य दरवाजा खुद से ही बंद कर लेती है, और फिर इसके बाद ये दोनों ही अपने कमरे में चले जाते हैं। कमरे में जाने के बाद इन दोनों के बीच इनकी ही रजामंदी से गलत रिश्ते कायम होने लग जाते हैं, और ये गलत काम तब तक किया जाता है तब तक दोनों के मन की इच्छा पूर्ति नहीं हो जाती। दोनों को मन को शांति नहीं मिल जाती, और इस तरीके से इन दोनों का ये काम खत्म हो जाता है। तो आयशा आरिफ को कहती है कि मुझे जो है 2,000 रुपये की सख्त जरूरत है। इसके बाद आरिफ अपने दोस्त सलीम की जेब से 2,000 रुपये निकालता है और ऊपर से 1,000 रुपये मिलाकर ये सारे पैसे आयशा को दे देता है। आयशा भी पैसे लेने के बाद बेहद खुश हो जाती है। रात के करीब 11 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है, और इसके बाद आरिफ जैसे ही इसके घर से निकलता है और अपने घर की तरफ चल पड़ता है तो आयशा की पड़ोसन रूबीना इसको देख लेती है। रूबीना जैसे ही आरिफ को इस महिला के घर से निकलते देखती है तो रूबीना सोचने लगती है कि आरिफ तो आयशा के साथ अपनी रातें रंगीन करता है। अब रूबीना सोचने लगती है कि यह बात इसके पति को पता चलनी चाहिए। इस तरीके से आज रात तो आरिफ अपने घर जाता है, लेकिन सुबह होती है तो सुबह के समय रूबीना इस बात को सोच रही होती है कि कब सलीम अपने घर से निकले। थोड़ी देर के बाद जैसे ही 7 बजे के आसपास का वक्त होता है तो सलीम अपने घर से बाहर निकलता है। इसके बाद रूबीना जैसे ही सलीम को देखती है तो सलीम के पास आ जाती है। सलीम को रूबीना बताती है कि तुम्हारी पत्नी आरिफ के साथ अपना वक्त गुजारती है। रात के समय में उसको मैंने रंगे हाथों पकड़ा था। अब जैसे ये बात सलीम को बताई जाती है तो इस बात पर सलीम को काफी गुस्सा आ जाता है। सलीम तुरंत अपनी पत्नी के पास चला जाता है। अपनी पत्नी आयशा से पूछने लगता है कि रूबीना ने मुझे जो बात बताई है क्या वो सच है। लेकिन आयशा पूछने लगती है ऐसी कौन सी बात है, तो रूबीना ने बताई है। इसके बाद सलीम पूरी बात को अपनी पत्नी आयशा के सामने रखता है, लेकिन आयशा अपने पति की आंखों पर पट्टी बांधते हुए कहने लगती है ऐसी कोई बात नहीं है। रूबीना तुम्हें जो है झूठ बोल रही है, वो हमारा घर किसी भी तरीके से झूठ बोलकर तुड़वाना चाहती है। अब वो इस बातों पर यकीन कर लेता है। सलीम भी सोचने लग जाता है कि ऐसा हो सकता है कि ये रूबीना हमारे घर में आग लगाना चाहती हो, और इस तरह से बात आई जाती है। लेकिन इसके बाद सलीम अपनी पत्नी आयशा को कहने लगता है मुझे कब्रिस्तान में जाना है, वहां पर काम बाकी पड़ा है, मुझे काम करने जाना है। आयशा कहती है कि तुम जा सकते हो, और इसके बाद सलीम अपने घर से बाहर निकलता है, कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ता है। दूसरी तरफ से जो आरिफ होता है वह और भी दूसरी बड़ी 2 घटनाओं को अंजाम देने वाला होता है, लेकिन इस बारे में ना तो सलीम जानता था और ना ही आरिफ जानता था कि आज गांव के अंदर कोई दूसरी मौत होने वाली है। जैसे ही सुबह के करीब 12 बजे के आसपास का वक्त होता है तो आरिफ और सलीम दोनों कब्रिस्तान के अंदर कामकाज कर रहे होते हैं। लेकिन उसी समय गांव के कुछ लोग महिला के पार्थिव शरीर को दफनाने के लिए कब्रिस्तान की तरफ आ रहे होते हैं, और आरिफ की नजर जैसे ही लोगों पर पड़ती है तो आरिफ आज बेहद खुश हो जाता है। आरिफ सोचने लगता है कि आज दूसरी मनोकामना पूरी होने वाली है, और इस तरीके से गांव के लोग जैसे इस कब्रिस्तान के पास आते हैं तो आरिफ
आज भी किसी एक व्यक्ति से पूछता है कि आज किसकी मौत हो गई है, तभी वो व्यक्ति कहने लगता है गांव में एक महिला की आज मौत हो गई है, एक सप्ताह के अंदर अंदर गांव में दूसरी महिला की मौत हो गई है। लेकिन आरिफ दुखी होने के बजाय खुश हो जाता है और इसके बाद गांव के लोग एक दूसरी महिला के सांप को यहाँ कब्रिस्तान में दफन कर कर चले जाते हैं। अब जाने के बाद जो गांव वापस चले जाते हैं, लेकिन आरिफ अब सलीम को कहने लगता है, देखो आज गांव की दूसरी महिला इस कब्रिस्तान में आ चुकी है और मुझे आज ये रात यह थोड़ा सा समय गुजारना है, आज भी तुम्हें मेरे पास रुकना पड़ेगा और मैं तुम्हें पैसे दूंगा। इस सलीम की कमजोरी को समझता था आरिफ कहने लगता है, मैं तुम्हें शराब भी दूंगा और पैसे भी दूंगा, इस तरीके से जैसे करके सलीम को ये मना लेता है। इसके बाद पूरा दिन गुजर जाता है, शाम हो जाती है। शाम के करीब 8 बजे के आसपास आरिफ सलीम को कहने लगता है कि सलीम आज भी शराब के ठेके से शराब लेकर आओ। उसके बाद आरिफ इसको कुछ पैसे देता है। फिर ये लड़का सलीम पैसे लेने के बाद गांव के ठेके की तरफ चला जाता है। ठेके से कुछ शराब खरीदी जाती है। शराब खरीदने के बाद सलीम वापस कब्रिस्तान में आ जाता है। रात के करीब 9 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है। सलीम और आरिफ दोनों बैठकर यहाँ कब्रिस्तान के अंदर काफी देर तक शराब पीते हैं और जब दोनों को गहरा नशा हो जाता है तो इसके बाद आरिफ होता है सलीम को कहने लग जाता है कि मुझे अपना काम करना है। सलीम कहने लगता है कि तुम ये काम मत करो, लेकिन जो आरिफ होता है मानने वाला नहीं होता। आरिफ तुरंत उस कब्र के पास जाता है। कब्र के पास जाने के बाद कब्र को खोदना शुरू कर देता है और कब्र खोदने के बाद उस महिला के पार्थिव शरीर को बाहर निकालता है और उसके बाद ये आरिफ उस महिला के साथ गलत काम करने लगता है। सलीम इसको मना करता है, लेकिन ये आरिफ बिल्कुल भी नहीं मानता, अपने काम को अंजाम देता चला जाता है और जैसे ही आरिफ की सारी इच्छा पूरी हो जाती है तो इसके बाद आरिफ उस महिला के पार्थिव शरीर को उसी कब्र के अंदर वापस दफन कर देता है। और जैसे ही आरिफ का ये सब काम खत्म हो जाता है, इसके बाद आरिफ सलीम को कहने लगता है कि चलो कुछ देर तक और बैठकर शराब पीते हैं। और आज भी ये दोनों यहाँ पर शराब पीते हैं और शराब पीने के बाद ये दोनों गांव की तरफ चल पड़ते हैं। थोड़ी देर के बाद सलीम अपने घर की तरफ चला जाता है और फिर ये आरिफ घर के आपस में घूमता रहता है और अपनी पत्नी जो राबिया को कहने लगता है कि राबिया देखो, मेरी 2 इच्छा पूरी हो चुकी है और कोई तीसरी मैं इच्छा बाकी है। जैसी हमारी तीसरी इच्छा पूरी हो जाएगी तो इसके बाद हमारे पास एक अच्छा सा बेटा पैदा हो जाएगा। अब राबिया भी खुश हो जाती है। ये दोनों अंधविश्वासी होते हैं और अंधविश्वास पर इनका इतना गहरा विश्वास हो चुका होता है कि इस तरीके से कई दिनों का वक्त गुजर जाता है। आखिर एक तारीख आई जाती है, 25 दिसंबर 2025 का दिन। सुबह के करीब 9 बजे के आसपास का वक्त होता है। सलीम अपने घर से खाना खाकर कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ता है, लेकिन इसी रास्ते में इसकी एक व्यक्ति से मिलन होती है। वो बातचीत करते हैं कि तुम्हारी पत्नी आरिफ से मिलती है, क्योंकि कई बार आरिफ को तुम्हारी पीठ पीछे घर आते जाते देखा है। जैसे ही कई लोगों की ये बात सलीम सुनता है तो सलीम को इस बात पर यकीन हो जाता है। आरिफ और उसकी पत्नी आयशा छुप छुप कर मिलते जुलते हैं। जैसे ही सलीम को इस बात पर यकीन होता है तो सलीम सोचने लगता है कि इस आरिफ को तो अब सबक सिखाना ही पड़ेगा। और इस तरह से सलीम जैसे ही कब्रिस्तान में पहुंचता है तो वह आरिफ वहां पर पहले से आ चुका होता है। ये दोनों कामकाज में व्यस्त हो जाती हैं, लेकिन सलीम मन ही मन सोच रहा होता है कि इसके किसी न किसी तरीके से अपने जाल में फंसाना। पूरा दिन इसे कामकाज करते हैं। जैसे ही शाम का वक्त होता है तो शाम के समय सलीम आरिफ को कहने लगता है, आरिफ आज रात यहाँ पर बैठकर शराब पीते हैं। आरिफ भी मान जाता है। इसके बाद आरिफ कहने लगता है कि जैसे ही रात के करीब 9 बजे के आसपास का वक्त होगा तो तुम फिर शराब के ठेके पर जाना, वहां से शराब खरीद कर लाना। शाम हो जाती है। शाम के 8 बजे के आसपास आरिफ सलीम को कहने लगता है कि सलीम आज भी शराब के ठेके पर जाओ और वहां से शराब लेकर आओ। उसको कुछ पैसे देता है। फिर ये लड़का सलीम पैसे लेने के बाद गांव के ठेके की तरफ चला जाता है। ठेके से कुछ शराब खरीदी जाती है। शराब खरीदने के बाद सलीम वापस कब्रिस्तान में आ जाता है। रात के करीब 9 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है। सलीम और आरिफ दोनों बैठकर यहाँ कब्रिस्तान के अंदर काफी देर तक शराब पीते हैं और जब दोनों को गहरा नशा हो जाता है तो इसके बाद आरिफ होता है सलीम को कहने लगता है कि मुझे अपना काम करना है। सलीम कहने लगता है कि तुम ये काम मत करो, लेकिन जो आरिफ होता है मानने को तैयार नहीं होता है। आरिफ तुरंत उस कब्र के पास जाता है। कब्र के पास जाने के बाद कब्र को खोदना शुरू कर देता है और कब्र खोदने के बाद उस महिला के पार्थिव शरीर को बाहर निकाला जाता है। उसके बाद ये आरिफ उस महिला के साथ गलत काम करने लग जाता है। सलीम इसको मना करता रहता है, लेकिन आरिफ अपने काम को अंजाम देता जाता है। जैसे ही आरिफ की सारी इच्छा पूरी हो जाती है तो इसके बाद आरिफ उस महिला के पार्थिव शरीर को उस कब्र के अंदर वापस दफन कर देता है। और जैसे ही आरिफ का ये सब काम खत्म हो जाता है तो इसके बाद आरिफ सलीम को कहने लगता है कि चलो कुछ देर बैठकर शराब पीते हैं। आज भी ये दोनों वहां पर बैठकर शराब पीते हैं और पीने के बाद ये दोनों गांव की तरफ चल पड़ते हैं। थोड़ी देर के बाद सलीम अपने घर की तरफ चला जाता है और फिर आरिफ अपने घर वापस आ जाता है और अपनी पत्नी राबिया को कहने लगता है कि राबिया देखो, मेरी जो है इच्छा वो पूरी हो चुकी है। अब हमारे घर पे जो है संतान होने वाली है। अब दोस्तों, इनका जो पति पत्नी का बहुत ही ज्यादा भ्रम होता है। इन्हें नहीं पता होता है कि हम इस तरीके से जो है अंधविश्वास में फंस चुके हैं
और एक ये बेटे की चाहत में एक ऐसा क्राइम, ऐसा गुनाह कर देते हैं जिसकी किसी की जिसकी कोई तोड़ नहीं होता है और उसकी सजा इन्हें मिलनी ही होती है। उसके बाद दोस्तों इनका ऐसे ही चलता रहता है। दोनों पति पत्नी सोचने लगते हैं कि अब ठीक 10वें महीने में हमारे घर में एक अच्छा सा सुंदर सा बेटा जो है जन्म लेगा। ये दोस्तों इनकी ये मानसिक भावना होती है। अब कई लोगों की बात जो है ये इस तरीके से ये सुनते रहते हैं, लेकिन इन दोनों को जरा सा भी तमीज नहीं होता है कि हमने जो है किस तरीके से हमने गुनाह किया है, किस तरीके से गुनाह नहीं किया है। अब दोस्तों जो आरिफ होता है वो कहता है कि इसको सबक सिखाना पड़ेगा। इस तरीके से सलीम जैसे ही कब्रिस्तान में पहुंचता है तो आरिफ वहां पहले से आ चुका होता है और दोनों ही दोस्तों वहां पर जो है इस तरीके से वहां पर फिर जो है शराब बैठकर पीते हैं और अपना काम जो है वहां पर कर रहे होते हैं। लेकिन आज वो उससे अपनी जो है जायज निकालने वाला होता है और दोस्तों आरिफ ने जो किया था आज उसको किए की सजा भी जो है मिलने वाली होती है। लेकिन दोस्तों आरिफ इस चीज से बेजान होता है कि मुझे यहाँ पर जो है इस तरह की सजा मिलने वाली होती है, क्योंकि कहते हैं ना कि जैसा कोई कर्म करता है तो उसे सजा जो है अवश्य ही मिलती है। अब दोस्तों वो उसको शराब का लालच दिया करता था, लेकिन सलीम को वो बेवकूफ समझता था। लेकिन उसको नहीं पता था कि सलीम अब इतना बेवकूफ नहीं है। आखिर वो सब जान चुका है कि मेरा उसकी पत्नी के साथ चक्कर था या नहीं था। अब दोस्तों आज की पूरी रात जो है इस कब्रिस्तान में गुजारनी है, लेकिन सलीम इसकी बातों का मतलब नहीं समझ पाता है। अब आरिफ साफ साफ शब्दों में कहने लगता है कि जो पिछले हफ्ते गांव के लोगों ने यहाँ कब्र में जो महिलाओं की लाश दफनाई है, मैं उन दोनों लाशों को निकालूंगा और उनके साथ गलत काम करूंगा। सलीम कहने लगता है कि तुम्हारी मर्जी है, जो मर्जी है कर लो। इसके बाद आरिफ ये दो बातें कहने के बाद कवर खोदना शुरू कर देता है। सलीम आरिफ को कहने लगता है, आरिफ अब तुम्हें ही पूरी रात गुजारनी हो, मैं यहाँ पे शराब की बोतल रख रहा हूँ और पैसे भी तुम्हें दूंगा। अब वो जो है लालच में आ जाता है और वो जो आरिफ जो है कब्र की खुदाई करना शुरू कर देता है। लगातार कब्र को खोदता जाता है, लेकिन दूसरी तरफ सलीम होता है वह गांव के मुखिया राशिद के पास पहुंच जाता है और राशिद को पूरी कहानी सुना देता है। राशिद को बताया जाता है कि जो आरिफ है वह कब्रिस्तान के अंदर महिलाओं की लाशों के साथ गलत काम करता है। राशिद जैसे ही सलीम की बातों को सुनता है तो उसी समय पुलिस स्टेशन में फोन कॉल करता है और पुलिस को कब्रिस्तान के अंदर आने के लिए बोल देता है। इसके बाद सलीम और जो राशिद है मुखिया होते हैं ये दोनों कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ते हैं। कब्रिस्तान में दोनों पहुंचने के बाद देखते हैं कि आरिफ जो है वहां जो महिलाओं की कब्र और उसको खोद रहा होता है और वह महिलाओं की कब्र को लगभग खोद चुका होता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद मौके पर पुलिस पहुंच जाती है। इसके बाद पुलिस और आरिफ वहां आरिफ को पकड़ लेती है। काफी देर तक उसकी वहां पर पिटाई भी की जाती है। पिटाई करने के बाद पुलिस स्टेशन में उसको लाया जाता है और जब आरिफ से पुलिस पूछने लगती है कि आरिफ अपनी पूरी कहानी को सामने रखता है। आरिफ पुलिस को बताता है कि उसे 3 महिलाओं की लाश के साथ ये गलत काम करना था और फिर उसके पास एक अच्छा सा बेटा होगा। जैसे ही इस बात को पुलिस सुनती है तो पुलिस भी दोस्तों उसकी और ज्यादा पिटाई करती है और इसके बाद पुलिस इस आरिफ के खिलाफ चार्जशीट तैयार कर लेती है। लेकिन ये बात भविष्य के गर्भ में छिपी है कि आखिर आरिफ को क्या सजा मिलने वाली है। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था, आपको सावधान करना था। तो दोस्तों मिलते हैं किसी ऐसे सच्चे घटनाक्रम के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।